नमस्कार, सभी का वेलकम। चलिए हिस्ट्री के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और चैप्टर वाइज़ हम प्रत्येक चैप्टर के 20-20 एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये है हमारा पहला चैप्टर और मैं बड़े शानदार तरीके से विद पिक्चर्स आपको एक-एक क्वेश्चंस अच्छी तरह से याद करा दूँगा। तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, ईंटें, मनके और अस्थियाँ। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है और आंसर देना है कि हड़प्पा सभ्यता की आधिकारिक खोज किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने और चारों ऑप्शन को आपको परीक्षा में पढ़ना है, भले ही आपको इसका आंसर आता हो। 1901, 1921, 1931 या फिर ऑप्शन डी है 1947, तो सही जवाब है 1921। आपको याद होगा कि दयाराम साहनी ने 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज की थी और वर्तमान में ये पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। यहाँ पे ये खुदाई जो हुई है वो अवशेष अभी फिलहाल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। दूसरा प्रश्न देखो हमारा कि हड़प्पा सभ्यता को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इसे महाजनपद सभ्यता कहते हैं या फिर इसे विजयनगर सभ्यता कहते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं इसे, क्योंकि इसके शुरुआती मुख्य शहर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले थे। जैसे अगर हम बात करें सिंधु के किनारे जो सबसे बड़ा जो शहर मिला है वो है हमारा मोहनजोदड़ो और इसका दूसरा जो शहर है हड़प्पा वो इसकी सहायक नदी रावी के तट पर है ना मिला है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जितने भी इसके जो प्रमुख जो केंद्र हैं वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज के किनारे मिले थे और इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी और विशिष्ट विशेषता क्या मानी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद रखना। जल निकासी प्रणाली है, नगर नियोजन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विशाल मूर्तियां। तो बच्चों नगर नियोजन व्यवस्था जो है वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी और विशिष्ट विशेषता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो शहर है वो बिल्कुल ग्रिड पैटर्न पर बना हुआ था। ग्रिड पैटर्न का मतलब बिल्कुल सड़कें जो है वो समकोण पर एक दूसरे को गलियां जो है वो काटती थी और इसीलिए यहाँ पे जो सड़कें थी, जो नालियां थी उनकी बिल्कुल एकदम व्यवस्थित व्यवस्था थी। तो हम कह सकते हैं कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जो बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना था और ये एक नगर योजना थी, एक सुनियोजित नगर योजना थी। चौथा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस ऐतिहासिक युग से है? पाषाण युग है, लौह युग है, कांस्य युग है या फिर नवपाषाण युग है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कांस्य युग, क्योंकि हड़प्पा के लोग जो है ना वो तांबे और टीन को मिला करके कांसा उन्होंने बनाना सीख लिया था, जिसका उपयोग वे औजारों और मूर्तियों के लिए करते थे। तो इसीलिए ये एक कांस्य युगीन सभ्यता जो है वो कहलाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा पांचवा प्रश्न कि अब तक खोजे गए हड़प्पा स्थलों से सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो अभी तक जितने भी हड़प्पा के जो नगर खोजे गए हैं उसमें सबसे बड़ा नगर आपको बताना है हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है या फिर कालीबंगा है। तो वो है मोहनजोदड़ो। राइट आंसर हमारा रहेगा मोहनजोदड़ो। एक साइड में मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आंसर भी लिखा है और साथ ही साथ उसकी व्याख्या भी लिखी है ताकि आपको एक्स्ट्रा चीजें भी इसकी याद होती रहे और साथ में हमने पिक्चर भी लगाई है। कहीं पर पिक्चर नहीं आ रही है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में सारी पिक्चर क्रिएट कर दूंगा। तो आप आंसर बताते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। जिन जिन प्रश्नों का आता है उसका भी करियर आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा। कंप्लीटली प्रश्नों को आपको देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करें, इस बात का ध्यान रखना है। तो मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। देखो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। आप ध्यान रखना जहां जहां से मैं कह रहा हूं ना प्रश्न बन सकता है वहां से 100% प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। हिंदी कंपलसरी में आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला आपको याद करवाया था जब हम अलंकार पढ़ रहे थे। तो अलंकारों का जो फॉर्मूला है ना अनुप्रास अलंकार के 5 भेद आप में से बहुत सारे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा। तो वो 5 भेद आपको याद नहीं रहते, उसका जो मैंने फॉर्मूला बताया था और जिन बच्चों ने वो फॉर्मूला याद किया उनका 100% वो प्रश्न राइट हुआ है और न केवल हाफ ईयरली में बल्कि आपकी वार्षिक परीक्षा में भी ये काम आने वाले हैं। तो कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सबसे बड़ा और विकसित शहर था जहां विशाल अन्नागार और स्नानागार जैसी इमारतें प्राप्त हुई है।
अब देखो तीसरा प्रश्न यहाँ से ये भी मिलता है कि हड़प्पा का कौन सा शहर है जहाँ से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं या विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हैं, तो वो भी मोहनजोदड़ो है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा छठा प्रश्न है कि हड़प्पा शहरों में जल निकासी की व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? भूमिगत नालियां थी, खुली हुई नालियां थी, कोई व्यवस्था नहीं थी या फिर लकड़ी की नालियां थी? तो बच्चों राइट आंसर रहेगा भूमिगत नालियां थी। एक्चुअली जो नालियां थी ना उनको ऊपर से ढका हुआ था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि भूमिगत नालियां। नालियां पक्की ईंटों से ढकी हुई होती थी। हर घर का गंदा पानी सड़क की मुख्य भूमिगत नाली में मिलता था। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन जल निकासी की व्यवस्था हमें हड़प्पा घाटी के जो हड़प्पा के जो शहर हैं या सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर है वहां पे मिलता है। नेक्स्ट आप देखेंगे सातवां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में मोहरें यानी जो सील थी वो मुख्य रूप से किस वस्तु की बनी हुई होती थी? ये एक मोहर आप देख पा रहे हो और इस पे आप देखेंगे कि एक जो है यहाँ पे चित्र बना हुआ है, चित्र उकेरा हुआ है जिस पे आप देख पा रहे हो सींग है और इसके पास में ये पशु भी है जैसे बैल है, इस पर इस यहाँ पे शेर है। तो इस प्रकार के जो एक जो सील होती थी ना उस पे चिन्ह हुआ करते थे। तो ये बनती किस चीज की थी? सोने की बनती थी, टेराकोटा की बनती थी, सैलखड़ी की बनती थी या फिर तांबे की बनती थी? तो राइट आंसर है सैलखड़ी की बनती थी। सैलखड़ी एक बहुत ही मुलायम पत्थर होता था और इस पर जानवरों के चित्र और लिपि को आसानी से उकेरा जा सकता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट कि हड़प्पा स्थलों से मिली नारी की मृण मूर्तियां किस ओर संकेत करती हैं? जैसे ये स्त्री की एक मूर्ति मिली है, मृण मूर्ति का मतलब होता है मिट्टी की मूर्ति मिली है, तो ये किस बात का संकेत है? महिलाओं का शासन होने का संकेत है, मातृ देवी की पूजा होने का संकेत है, समाज में महिलाओं का निम्न स्तर होने का संकेत है या फिर कला का प्रदर्शन है? तो ये इस बात का द्योतक है कि यहाँ पे मातृ देवी की पूजा होती थी। ये इस बात का प्रतीक है, ध्यान रखना, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाओं की मूर्तियां जो है वो मिट्टी की मूर्तियां मिली है और ये दर्शाती है कि उर्वरता और अच्छी फसल के लिए मातृ देवी की पूजा की जाती रही होगी। नेक्स्ट देखो, आठवां प्रश्न है हमारा, नौवां प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन था, कृषि कार्य होता था यहाँ पे, शिल्प और उद्योग या फिर विदेशी व्यापार? तो बच्चों यहाँ पे विशेष रूप से कृषि कार्य होता था और कृषि कार्य यहाँ का बड़ा उन्नत था। इसके बहुत अवशेष मिले हैं, जैसे अपने कालीबंगा से भी हम देखते हैं तो यहाँ पे एक साथ दो दो प्रकार की कृषि करने के अवशेष मिले हैं। और इसी तरीके से आपने देखा होगा बनावली हरियाणा में जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। तो ये इस बात का प्रतीक है कि ये एक उन्नत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानों के कारण कृषि, जिसमें गेहूं, जौ इत्यादि की अर्थव्यवस्था रीढ़ मानी जाती थी। और ये यहाँ पर बड़े अन्नागार के प्रमाण भी मिले हैं जहाँ पे अन्न को स्टोर करके रखा जाता था। तो आप हम कह सकते हैं कि ये एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी या फिर यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था वो कृषि था। नेक्स्ट आप देखेंगे 10वां प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश घर किस सामग्री से बने होते थे? कच्ची ईंटों से बने होते थे, पक्की ईंटों से बने होते थे, पत्थर के बने होते थे या फिर लकड़ी और घास फूस के बने होते थे? तो बच्चों ध्यान देना है कि यहाँ की सभ्यता के जो घर थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। ठीक है ना, पक्की ईंटों के बने हुए थे। हड़प्पा के शहरों में पक्की ईंटों का व्यापक इस्तेमाल हुआ है। इन ईंटों का अनुपात जो है वो 4:2:1 पूरे सभ्यता में एक समान है। तो इस बात का ध्यान रखना, कई बार अनुपात भी पूछ लिया जाता है। परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त हुई ईंटों का अनुपात क्या था? तो 4:2:1 आपको याद रखना है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से मिली सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली सार्वजनिक संरचना कौन सी थी? राजमहल, अन्नागार, विशाल स्नानागार या फिर सभा भवन? तो मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है और यहाँ से दो बड़ी इमारतें मिली है, उसमें से एक तो अन्नागार है और दूसरा विशाल स्नानागार है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली सार्वजनिक संरचना कौन सी थी, तो वो था विशाल स्नानागार, जिसे ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। दुर्गम क्षेत्र में मिला यह वाटरप्रूफ तालाब शायद धार्मिक अनुष्ठान और सामूहिक स्नान के लिए इस्तेमाल होता था। तो इसका सही, अब देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, अन्नागार भी है और विशाल स्नानागार भी है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा विशाल स्नानागार, जिसे हम ग्रेट बाथ के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो एक बार फिर से, हमारा 12वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की प्रकृति क्या है?
कि ये कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है कि ब्राह्मी लिपि है कि चित्रात्मक और अपठित लिपि है या फिर खरोष्ठी लिपि है। तो यहाँ की जो लिपि है वो बिल्कुल चित्रात्मक लिपि है और अपठित यानी इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि लिपि में अक्षरों की जगह चिन्हों और चित्रों का प्रयोग है, इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल चिन्ह बने हुए हैं, है ना? चित्र भी बने हुए हैं, चिन्ह बने हुए हैं और अक्षर जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 13वां प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल था जो एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में जाना जाता था, पोर्ट के रूप में जाना जाता था? तो ये हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है या फिर धोलावीरा है? तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका हमारा लोथल। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में स्थित लोथल में दुनिया का सबसे पुराना कृत्रिम डॉकयार्ड मिला है, जहाँ जहाँ समुद्री व्यापार का केंद्र था। आप देख पा रहे हैं ये चित्र, तो बिल्कुल जो लोथल में मिला है ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु के उपयोग से अपरिचित थे? मतलब कौन सी धातु थी जिसको वो नहीं जानते थे? तांबा है या फिर कांसा है या फिर लोहा है या फिर सोना है? तो बच्चों वो धातु है लोहा। लोहे से सिंधु घाटी के लोग जो थे या सिंधु वासी थे वो बिल्कुल अपरिचित थे। हड़प्पा वासी कांस्य युगीन थे। वो कांसे के बारे में तो जानते थे, तांबे के बारे में जानते थे। भारत में लोहे का उपयोग बहुत बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व जो है वो शुरू हुआ था और ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो 1700 ईसा पूर्व से पहले की सभ्यता है। तो इसलिए ये लोग जो है वो बिल्कुल भी लोहे को नहीं जानते थे। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा नगरों के सुनियोजित स्वरूप को देखते हुए उनके प्रशासन का स्वरूप कैसा माना जाता है? ये एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यहाँ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी, नगर पालिका जैसा संगठित प्रशासन होता था या फिर कबीलाई शासन यहाँ पर था? तो हम कह सकते हैं कि एक नगरपालिका जैसा संगठित प्रशासन यहाँ पे होता था। मानक ईंटें, नालियां और नगर योजना एक केंद्रीय संस्था की ओर इशारा करती है जो नियमों को लागू करती है, क्योंकि अगर ऐसे नियम नहीं होते ना तो जैसे ईंटों की अगर हम बात करें तो सभी ईंटों का एक समान माप कैसे होता? क्योंकि ईंटों की जो यहाँ पे जो इसका पैमाना है वो है 4:2:1। तो ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा मिला है। इसके अलावा अगर हम नालियों की बात करें तो नालियां ढकी हुई होती थी। तो सब जगह ये ऐसा कैसे हो सकता है अगर कोई संगठित शासन नहीं हो, संगठित प्रशासन नहीं हो तो? तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखो। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन में किसकी पूजा के प्रमाण प्रमुखता से मिले हैं? विष्णु की पूजा के या फिर पशुपति की पूजा के, इंद्र की पूजा के या ब्रह्मा की पूजा के? तो आप चित्र देख पा रहे हो यहाँ पे जैसे पशुपति है ना, आसपास पशु पशु भी हैं और जो इमेज बनी हुई है जिस भगवान की उनके भी सींग यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो ये जो पशुपति है जिन्हें हम आद्य शिव के नाम से भी जानते हैं, तो मोहरों पर जो है वो चित्र मिले हैं। मोहरों पर योगी की मुद्रा में बैठे जानवरों से घिरे हुए देवता का चित्र मिला है जिसे जॉन मार्शल ने आद्य शिव, प्रोटो शिव कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखो कि समग्र रूप से हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? ग्रामीण सभ्यता थी, ये एक शहरी या नगरीय सभ्यता थी, खानाबदोश सभ्यता थी या कबीलाई सभ्यता थी? तो भाई हम इसे एक नगरीय सभ्यता कहेंगे, क्योंकि एक नगरीय सभ्यता की विशेषता यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे सड़कें जो है वो समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं, साथ ही साथ यहाँ पे एक जो नालियां थी वो ढकी हुई हुआ करती थी, पानी निकासी की बहुत ही शानदार व्यवस्था थी। तो इस तरीके से नगर की विशेषताओं के साथ हम इसे कह सकते हैं कि ये भारत की प्रथम नगरीय क्रांति इसे कहा जा सकता है। इसके बड़े नियोजित शहर इसे ग्रामीण संस्कृतियों से अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां करते थे? केवल कृषि करते थे, केवल व्यापार करते थे, कृषि व्यापार और शिल्प उत्पादन करते थे या फिर केवल पशुपालन करते थे? तो देखो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यतावासी थे, ये कृषि भी करते थे, इनका व्यापार भी था क्योंकि ये समकालीन जो सभ्यताएं थी विश्व की, उनके साथ भी इनका व्यापार होता था और साथ ही साथ शिल्प उद्योग के यहाँ पे केंद्र हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये एक कृषि, व्यापार और शिल्प उत्पादन सभ्यता थी। उनकी अर्थव्यवस्था विविध थी। वे खेती के साथ-साथ मन के बनाने और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में भी कुशल थे और ये इस तरीके से राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है हमारा 19वां प्रश्न कि राजस्थान में स्थित हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है? लौथल है, कालीबंगा है, रोपड़ है या फिर बनावली है?
तो राजस्थान में जो है वो कालीबंगा है, हनुमानगढ़ जिले में। तो सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन बी। तो कालीबंगा, और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। राजस्थान में है, यहाँ से जूते हुए खेत और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो ये एक साथ 3 और प्रश्न हमारे यहाँ पे क्लियर हुए हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लौथल गुजरात में स्थित है, जहां से गोदीबाड़ा या फिर जो है वो बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और रोपड़ पंजाब में है, बनावली हरियाणा में है। ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट हमारा अंतिम प्रश्न है 20वां, कि हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग कब हुआ माना जाता है? 3000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, 1800 ईसा पूर्व, या फिर 1000 ईसा पूर्व। तो बच्चों राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन सी, 1800, या फिर हम 1750 भी कह सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन 1800 आता है तो फिर आप करेंगे 1800 ईसा पूर्व। ये 2500 से लेकर के 1800 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही थी, और 1900 से 1800 बीसीई के आसपास सभ्यता का पतन शुरू होता है। इसके कारणों में जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और नदियों का सूखना शामिल है। मतलब अगर प्रश्न बनता है कि भाई इस सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या है, तो अलग-अलग विद्वान जो है वो इतिहासकार अलग-अलग कारण मानते हैं। कोई कहता है जलवायु परिवर्तन, कोई इसे सिंधु नदी में बाढ़ आने का कारण मानता है, तो कोई नदियों का सूखना भी है इसका एक कारण मानते हैं। तो देखो हमने ये हैं 20 प्रश्न जो है वो इस फर्स्ट चैप्टर के हमने किए हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न कंप्लीट करने के बाद निश्चित रूप से आप शानदार प्रदर्शन कर पाएंगे एग्जाम में। और ध्यान देना कि इतिहास जो है ना वो केवल तारीखें याद करने का विषय नहीं है, इसे कहानी के रूप में आपको समझना पड़ेगा। और जिस शानदार तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट चैप्टर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना नेक्स्ट चैप्टर, आप या फिर चैप्टर 2 आप जरूर लिख देना। तो मैं आपके लिए सेकंड चैप्टर भी इसी तरीके से शानदार प्रश्नों के साथ में लेकर के आ रहा हूं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।